नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। मैं हूं अजय वत्स और शुरुआत बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि राहुल को शर्म आनी चाहिए कि पुलिस ने सच्चाई बता दी, फिर भी आप समाज में जहर फैला रहे हैं। योगी ने कहा कि सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। अब क्या कहा है ट्वीट के जरिए सीएम ने, ये भी देखिए। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। और ये जिस ट्वीट का जवाब था, वो ट्वीट भी देखिए राहुल गांधी ने क्या किया था। ट्वीट लिखा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, तो ये जंग अब छिड़ गई है सीधे सीएम और राहुल गांधी के बीच। देखिए, गाजियाबाद की घटना को लेकर जिस तरीके से ये कहा गया कि मुस्लिम शख्स की दाढ़ी सिर्फ इसलिए काट दी गई क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं बोला था, उसके बाद से जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर अलग अलग अपने तरीके से सीन क्रिएट किया गया, नहीं तो सिर पेश करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये बताया कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज में जगह नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी पूरी जांच आगे बढ़ाई तो ये बात सामने आई कि जो शख्स ताबीज का काम करता था, और तब ताबीज मिलने के बाद कुछ लोगों को सफलता नहीं मिली थी और उन लोगों ने नाराजगी में शख्स को पीटा था। लेकिन जब पूरा मामला उल्टा पड़ा तो यूपी सरकार की तरफ से जब ये साफ किया गया तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट करके राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया ट्वीट के जरिए, जिसमें राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को किसी और तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की थी। आदित्यनाथ ने यहाँ पर ट्वीट करके ये कहा है कि झूठ बोलने की बात यहाँ पर सामने आई है और जिस तरीके से लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम से कम ट्वीट करके ये निशाना साधा है राहुल गांधी पर। और जिस तरीके से एक घटना को लेके जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे लीचिंग फैलाने की कोशिश की गई, घटना के जरिए से कम सामंजस्य तोड़ने की कोशिश की गई, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है और पुलिस की पड़ताल में भी यही बात सामने आई है। जो शख्स के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी, जय श्री राम जैसा बोले जैसी कोई बात नहीं थी। उस शख्स की ताबीज जो जिसको दी गई थी उसमें असर न होने के बाद ही लोगों ने उसके साथ मारपीटाई की थी। एब्सोल्युटली, लेकिन इसका कुछ लोगों ने गलत रंग देकर ये इस मामले को भड़काने की कोशिश की थी और इसी को लेकर के जो रिएक्शन राहुल गांधी का आया था उस पर सीएम का हमला कि पुलिस ने सच्चाई सामने ला दिया है, फिर भी क्यों भड़काने की कोशिशें जारी हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश की गई थी। पिटाई के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 और की पुलिस को तलाश है। एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं। बुजुर्ग पर गलत बयान का दबाव डाला गया, लेकिन जांच में सारी सच्चाई सामने आ गई। पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे किसी का नाम आ रहा है तो हम जो फैक्ट्स हैं उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कोई भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण में अब तक 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके की नाम प्रवेश गुजर, कल्लू गुजर और आदिल हैं। इसमें अन्य लोग भी चिन्हित कर लिए गए हैं, लगभग सभी लोग, और 5-6 लोग और हैं, उनको भी बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और वो मुझे एक जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि और मैं श्री राम के मारे और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, सामने के पढ़ाना, ये सारे छोड़ रही है, ये फूल रही है और मेरे हाथ में सूझ रहा और मेरे घड़ी वाली सब तोड़ दी उन्होंने। तो ताबीज को लेकर जो विवाद था उसको एक
उसके जरिए श्री राम का नाम देकर दंगा भड़काने की साजिश किसने रची? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे। और क्या यूपी में एक और नया दल बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीएसपी से बागी विधायक असलम रायनी के नेतृत्व में बीएसपी से निकाले गए 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और जिसके बाद एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में सियासी पारा चढ़ गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में बगावत करने के बाद पार्टी से बाहर किए गए बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बीएसपी के बागी विधायक साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। असलम रायनी को मिलाकर के कुल 6 विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की। बीएसपी के कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल को हाल ही में मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता बीजेपी या एसपी में से किसी एक पार्टी का रुख कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को लेकर भी अभी तक संशय बरकरार है, किस दल का वो रुख करेंगे। हालांकि लालजी और रामअचल के करीबी बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया है। तो कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये सभी बागी एक अलग पार्टी बनाएं। कॉन्फिडेंस है, अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। चलिए वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से। और बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आज से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। सिरप और दवाइयों वाली बच्चों की इस विशेष मेडिकल किट को सभी जिलों में भेजा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 लाख दवा किट बांटी जाएगी। ये किट निगरानी कमेटियों के जरिए कोरोना के लक्षण युक्त बच्चों और किशोरों को दी जाएगी। इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें नवजात से 1 साल के शिशु, 2 से 4, 5 से 12 और 13 से 18 साल के किशोरों को ये किट दी जाएगी। इससे पहले दवा किट योजना के तहत बुजुर्गों को 68 लाख दवा किट बांटी जा चुकी है। सरकार की तैयारी अब बच्चों के साथ 18 साल से ऊपर के लिए भी 71 लाख किट देने की है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा अनमन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है। और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हरेक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और अब आपको अयोध्या जमीन विवाद से जुड़ी आज की 2 बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर यह है कि अयोध्या जमीन पर ट्रस्ट का बयान आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जमीन मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर खरीदी गई। जमीन 1423 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी गई है। दूसरी खबर यह है कि गृह मंत्री ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है, जिसको प्रशासन ने उन्हें मुहैया कराया है। गृह मंत्री को इस पूरे विवाद को लेकर जानकारी दी गई है। और अब आपको बताते हैं अयोध्या जमीन मसले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो पत्र लिखा है उन्होंने, उसमें किन तथ्यों के बारे में बताया गया है। पत्र में लिखे तथ्यों के मुताबिक इस जमीन के संबंध में साल 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न भिन्न समय यानी कि 2011, 2017 और 2019 में अनुबंध हुए। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग के लिए अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि करीब 1423 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तय हुई, जो निकट क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है। क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था, वह कराया गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले
ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। इस पूरे विवाद पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का भी बयान सामने आया है। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। जमीन की कीमत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट के महामंत्री और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय पर सवाल उठाना कतई सही नहीं है। वो पूरी निष्ठा के साथ मंदिर के निर्माण के काम में लगे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बेवजह राम मंदिर निर्माण की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। आरोप की जांच शायद यूपी गवर्नमेंट ने दे भी दिया है, जांच का निर्देश दे भी दिया गया है और जांच हो जाएगी, जो सत्य हो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्रस्ट बना हुआ है राम जन्मभूमि का, वह बिल्कुल ईमानदारी से, और चंपत राय जी महाराज तो विश्व हिंदू परिषद जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं किया जाएगा जिससे ट्रस्ट पे कोई आरोप लगे या उन्हें कोई बदनामी मिले। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा। और अब एक राहत भरी खबर, प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। रात के कर्फ्यू में ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन को भी इजाजत दे दी गई है। इन जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी कर दी गई है। 21 जून से रात 9 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान ये सभी निर्देश दिए हैं। से प्रातः 7 बजे से सायंकाल 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। रात्रिकाल कर्फ्यू लगा रहेगा और साप्ताहिक बंदी भी चलेगी। दिन में 2 घंटे का और समय बढ़ाया गया। इसके साथ साथ सभी जो है रेस्टोरेंट को खोलने के भी जो है अगले सोमवार से निर्देश दिए गए हैं और ये रेस्टोरेंट आधी 50% कैपेसिटी पे चलेगा। एक के बाद दूसरी कुर्सी खाली छोड़नी होगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद के लोनी में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये कह रहे हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। विधायक का आरोप है कि पिछली सरकारों ने वोट के लिए इन घुसपैठियों को बसाया, जो इलाके के साथ साथ देश के लिए खतरे की घंटी है। से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के करीब रहने वाले रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लोनी क्षेत्र में वोट के लिए घुसपैठियों को बसाने की साजिश रची गई। रोहिंग्या तो जो है उनकी संख्या कम है, लेकिन बांग्लादेशियों ने पूरे एनसीआर को कवर किया हुआ है। दिल्ली के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 लाख बांग्लादेशी है। बीजेपी एमएलए ने यह भी कहा है कि गाजियाबाद और दिल्ली से सटे होने के कारण दोनों जगहों पर शरणार्थी 20 से 25 साल से रह रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। कांग्रेस और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए गुर्जर ने कहा कि वोट की खातिर सियासी पार्टियां इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने इस कांड के मुख्य आरोपी विष्णु रावत की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। आगरा के थाना सदर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में विष्णु रावत का नाम आया। प्रशासन ने ढोल बजाकर मुनादी की और उसका अपार्टमेंट सील कर दिया है। इसकी कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश न किया गया है आज कि इनकी प्रॉपर्टी को कुर्ड किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे है। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी जो विष्णु रावत है, उनकी संपत्ति को सीज किया गया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अपार्टमेंट है, उसको सील कर दिया गया है। यानी कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ठीक पीछे कुछ तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। दरअसल जो प्रॉपर्टी डीलर थे हरीश पचौरी, उनकी दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है विष्णु रावत, उनकी तकरीबन 25 करोड़ रुपए की संपत्ति सील होनी है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।
बचाव का काम जारी है। खीखड़ा थाना इलाके की घटना, एक ईंटों से भरा ट्रक पलट गया। शहजाद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। शहजाद, इस वक्त मौके पर क्या हो रहा है, क्या हालत? देखिए, खेगड़ा थाना क्षेत्र के जो है नेशनल हाईवे 709B की ये घटना जो है एल्टो कार के ऊपर पलट गया। बताया जा रहा है कार है उसमें दिल्ली पुलिस का जवान नितिन शर्मा सवार है और उसका बेटा उस कार में सवार है। फिलहाल जो है दोनों को जो है सकुशल निकाल लिया है। हालांकि हादसा होने के कारण दोनों को जो है गंभीर चोट आई है। ये जो ट्रक है ईंटों से भरा हुआ था, लगभग 5 से 6,000 ईंट इस ट्रक में भरी हुई थी और ईंट लेकर ये दिल्ली जा रहा था। जब कार इसके बराबर से गुजरी तो अनियंत्रित होकर ये जो ट्रक था डिवाइडर पर चढ़ा और डिवाइडर पर चढ़ने के बाद जो है कार पर पलट गया। उसके बाद जो है लगभग 1 घंटे तक जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है नितिन शर्मा और उसका बेटा ईंटों के नीचे दबे रहे, जिसके बाद जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने दोनों को रेस्क्यू कर जो है फिलहाल निकाल लिया है। दोनों को गंभीर चोट आई है और जो है अस्पताल में उनको उपचार चल रहा है। जी, तो अस्पताल में भर्ती गए हैं। दोनों ही को गंभीर चोटें आई हुई है इस हादसे में, ट्रक ईंट से भरे ट्रक के पलटने के बाद। चंदौली से खबर, यहां विवादित आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा की विदाई में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बैंड बाजा और भीड़ के साथ आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा की विदाई हुई। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस दौरान एसडीएम ने भी जमकर ठुमके लगाए। तो कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।